हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम देखेंगे लेबर लॉ फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर जो कि बीए एलएलबी का है। अब बीए एलएलबी 5th सेमेस्टर है, तो एलएलबी वाले ये ना सोचना कि ये तो आप लोगों के लिए है ही नहीं, आपका तो एलएलबी 3rd सेमेस्टर है। आपका भी बिल्कुल सेम सिलेबस है, आपका सब्जेक्ट भी बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन पेपर भी बिल्कुल सेम पूछे जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है और वो भी एग्जामिनर अलग अलग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आप लोग भी परेशान ना होना, आप दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका जो पिछली बार कानपुर यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए थे, कहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके चांसेस हैं कि वो इस बार भी रिपीट हो जाए क्वेश्चन। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। तो एक बार एग्जाम से पहले इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, जो भी मैं बात बताऊं तो आप उन बहुत ध्यान से सुनना वो बातें और समझना। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आधी जो प्रॉब्लम होगी लेबर लॉ को लेकर के, वो आधी समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, और वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले मैं आप लोगों से सभी से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं इतना लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इस समय शेड्यूल थोड़ा बिजी है, टाइम बहुत कम निकल पा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो टाइम से प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आप लोगों की भी प्रिपरेशन में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और कोऑपरेट करेंगे। तो हम इसके आगे इसके क्वेश्चंस देखें, इसके पहले हम इसके थोड़ी सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ लेबर लॉ, यानी लेबर लॉ का विकास कैसे हुआ, इतिहास के बारे में थोड़ा सा इसमें पढ़ना है। अब यहाँ आप क्वेश्चन भी इसके देखोगे, जैसे स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन इसके इतिहास से रिलेटेड ही पूछे गए हैं। यहाँ पर पूछ लिया गया भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके जैसे पूछ लिया गया नंदा काल कब से शुरू हुआ, तो ये जो है कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें एक एक्ट है आपका ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, यानी व्यवसाय संघ अधिनियम 1926, ये आपको पढ़ना है इसमें एक्ट। दूसरा एक्ट आपका है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें आपकी डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि उद्योग की डेफिनेशन कहाँ है, कर्मकार, और आपका नियोक्ता की डेफिनेशन, छटनी, कामबंदी, ये जितने भी टॉपिक हैं इनकी डेफिनेशन से क्वेश्चन बहुत पूछे जाएंगे कि किस धारा में परिभाषित किया गया है। फिर आपका एक बीएलएलबी में एक आपका सिलेबस है, एक एक्ट है आपका औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम 1946। ठीक है, ये आप एलएलबी वाले एक बार चेक कर लेना कि ये आपके सिलेबस में है कि नहीं, अगर हो तो फिर इसको पढ़ना, ना हो तो इसको छोड़ देना। एक आपका जो इंपॉर्टेंट एरिया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे कि जो औद्योगिक विवाद का निपटारा करने के लिए जो तंत्र बनाए गए हैं, जो न्यायिक तंत्र हैं, जो भी समझौता, मध्यस्थता, जो भी हैं, किस सेक्शन में दिए गए हैं, इनमें कितने सदस्य होते हैं, कौन इनको अपॉइंट करता है, कितना इनका टाइम पीरियड होता है, इनकी क्या योग्यताएं होती है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो अब हम चलिए पहले क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया गया व्यवसाय संघ अधिनियम कब लागू हुआ, यानी आपकी डेट से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूनतम संघ का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, एज से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग थोड़ा सा ध्यान से, मैं जो बात बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। ये जो पेपर है आप लोग इसको आराम से डाउनलोड करना, इसके क्वेश्चन जो भी हैं पहले एक बार अपने मन से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि अभी तक आपने कुछ बहुत तो पढ़ा होगा ना, तो कोशिश करना कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। फिर जब कुछ बचे क्वेश्चन ना आए तो आप बुक की हेल्प लेना, अपने नोट्स की हेल्प लेना। जब बुक में आपको आंसर ना मिले तो आप गूगल में सर्च करना, और कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप इंग्लिश में सर्च करने की कोशिश करना। ठीक है, क्योंकि आपका जो पेपर बनता है इसमें हिंदी में ट्रांसलेशन में कभी कभी कोई मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको हिंदी में मिस्टेक ना लगे, डायरेक्ट कोई क्वेश्चन हो तो आप हिंदी में भी सर्च कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आपको लगे कि हिंदी में थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है तो आप इंग्लिश वाला भी सर्च कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना तो एक रजिस्टर या कॉपी पेन लेकर के बैठना, और जैसे सपोज आपने क्वेश्चन सर्च किया कि उद्योग की परिभाषा किस में दी गई, वैसे तो आपको मालूम है ठीक है, लेकिन सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको जैसे उद्योग की डेफिनेशन सर्च करने की किस में है। अब आप बुक में गए, बुक में ढूंढा, आपको नहीं मिली, उद्योग की तो डेफिनेशन नहीं मिली, लेकिन आपको ये मिल गया कि नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर की डेफिनेशन किस में दी गई है, कर्मकार वर्कमैन की डेफिनेशन किस में दी गई, छटनी कामबंदी, इनकी सबकी डेफिनेशन मिल गई। आप उनको नोट डाउन कर लेना या तो उनको लर्न कर लेना।
ठीक है, क्योंकि जब इस तरीके से आप प्रिपरेशन करोगे तो आपको जो क्वेश्चन है उसका तो आंसर मिल जाएगा, साथ में उससे रिलेटेड बहुत सारे और टॉपिक मिल जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसमें इसमें पूछा गया कि उद्योग की परिभाषा के प्रावधानों को निम्न में से किस पर संशोधन किया गया, यानी अब आपको दिमाग में आना चाहिए कि संशोधन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, सारे नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंज किया गया हो, आप उनको कहीं नोट डाउन कर लेना, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ जिस दिन, क्योंकि टाइम तो मिलेगा नहीं, डायरेक्ट बैक टू बैक आपके एग्जाम लगे हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, तो आप उस दिन टाइम होगा नहीं, तो आप अपने वही नोट्स रिवाइज करना। और देखो भाई, तो यहाँ पर आप ये ना कहना कि मैम इतना आसान नहीं है, आप तो सिर्फ बता रही हो, मेहनत करने में तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखना बेटा कि मैं चाहे जितनी मेहनत कर लूँ, नंबर आपको तभी मिलेंगे या पेपर आपका तभी अच्छा होगा जब आप मेहनत करोगे, आप लर्न करोगे। लर्न तो आप ही को करना पड़ेगा ना। मैं सपोज इसके आंसर टिक करा दूँ, आपने पढ़ लिया, बस अब उससे क्या होगा, आपने केवल उतने क्वेश्चंस को पढ़ लिए और हो सकता है कि उतने भी आपको ढंग से याद ना रहे एग्जाम में। लेकिन आप खुद जब मत्थापच्ची करोगे, ढूंढोगे, क्वेश्चन नहीं मिलेगा, गूगल जाओगे, बुक में ढूंढोगे, उसके बाद आप जब आंसर पाओगे तो वो क्वेश्चन आप भूल नहीं सकते हो, आपको एग्जाम तक याद रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ फायदे होते हैं खुद से मेहनत करने के। अब जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हो, पहले आप पेपर आगे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि बंदी को किस धारा में परिभाषित किया गया है। बंदी वो वाली बंदी नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, ये काम बंदी वाला। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। काम बंदी जैसे दिया गया है, किसके काम बंदी क्या है, नियोक्ता का अधिकार है कि नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। जैसे ये आपके क्वेश्चन पूछे गए, तालाबंदी का अर्थ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत है, क्या है, आप इस पॉइंट को देख सकते हो। ये इस तरीके से अब इससे भी क्वेश्चन पूछे गए, निम्न में से कौन से कथन सत्य है। यानी अब आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, इनको कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से याद कर लेना कि तालाबंदी क्या होता है, हड़ताल क्या होता है, जबरन छुट्टी क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। जैसे इसमें सत्य कथन से पूछ लिया गया है कि तालाबंदी प्रबंधन के पास हथियार के रूप में होता है और हड़ताल मजदूरों के पास एक हथियार के रूप में होता है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब तो आप कह दोगे कि दोनों कथन सत्य। नहीं क्लियर होगा तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि इसमें करेक्ट कौन सा है। अब जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत लोक उपयोगी सेवाएं, लोक उपयोगी सेवाएं कौन कौन सी होती हैं, रेलवे, डाक, बिजली और पानी के सप्लाई के लिए सप्लाई से संबंधित उद्योग, उपरोक्त सभी। वैसे तो इसमें करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है, लेकिन आपको हो सकता है कि आपने अगर पढ़ा नहीं है तो आप बता नहीं पाओगे, आपको लगेगा यार इसमें कौन सा करेक्ट आंसर। ठीक है, और दूसरी चीज मैं ये बता दूं कि ये जो भी आंसर टिक है ये मैंने टिक नहीं किए हैं। तो कोई बच्चा मुझसे कमेंट में ये ना कहे कि मैम आपने तो गलत आंसर टिक कर दिए या मैम आपने तो कुछ आंसर टिक करिए। ये मैंने नहीं टिक किए हैं, ये जिस बच्चे ने पेपर भेजा है ये उसने अपने एग्जाम में टिक किए, तो वही पेपर उसने भेज दिया, इरेज नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन सही भी हो, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो। ठीक है, क्योंकि आपके जैसा ही कोई स्टूडेंट रहा होगा। ओके, तो मैंने इसमें कोई टिक नहीं किए हैं। आप अपने मन से सारे क्वेश्चन सर्च करना और उसके बाद इनके आंसर टिक करना। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन जैसे पूछा गया कि किस धारा के अंतर्गत लोक उपयोगी सेवाओं में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से लर्न कर लेना। इस तरीके के जो सेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये आएंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं आपके। जैसे कामबंदी को किस डेफिनेशन में किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है, तो ए नंबर इसका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ लेना क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट हैं। ओके, ये क्वेश्चन पेपर आप देख लो। कुछ और क्वेश्चन जैसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हड़ताल जो है क्या है, मूल अधिकार है कि संवैधानिक अधिकार है कि पूर्ण अधिकार है कि विधिक उपाय है। तो ये आपका एक विधिक उपाय है, ये आपका मूल अधिकार नहीं है। ये देखो सेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। अब ये देखो इसमें पूछा गया है जैसे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत 5 न्यायालय का गठन किया गया। 5 न्यायालय का मतलब क्या है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, अब इसका गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। अब ये चीजें आपको याद रखनी है, केंद्र सरकार किनका किनका गठन करती है, राज्य सरकार किसका गठन करती है, समुचित सरकार किसका गठन करती है। ये टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे विवादों का निपटारा करने के लिए इनमें साधन है, कौन सा साधन है, मध्यस्थता, समझौता, न्याय निर्णय, कौन सा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा न्यायिक साधन कौन सा है, समझौता करने के लिए और कौन कौन से साधन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब ये देखो समुचित सरकार और केंद्र सरकार से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है कि औद्योगिक विकास अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय अधिकरण का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है।
अब ये आपको लर्न करना है, ठीक है। ये जितने भी आपके अधिकरण वगैरह हैं, किसके द्वारा गठन किया जाता है, उनकी योग्यता क्या है। जैसे इसमें पूछ लिया गया राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन, अब पीठाजीन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके की मिसप्रिंट हो जाती हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आम बात है। हर पेपर में आपको थोड़ी बहुत मिसप्रिंट मिलेंगे। जैसे कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसी पेपर में आप देखना 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी के बारे में कौन सा कथन सही है, तो वह व्यक्ति है या रहा है हाई कोर्ट का जज, ठीक है। वो हाई कोर्ट का जज है या रहा हो, स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, 65 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, उपरोक्त सभी कथन सही है, तो आपका डी वाला करेक्ट है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्य समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी अधिकतम संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाएंगे एग्जाम में, ओके। तो ये आप लोग पढ़ लेना। एक सुलह बोर्ड में होते हैं कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, श्रम न्यायालय में कुल कितने व्यक्ति होते हैं। ये जितना पेपर है, आप इस पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व करना, और इसमें आपके यकीन मानिए आपके 70 to 80% क्वेश्चन होंगे जो रिपीट हो सकते हैं या थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप ये ना सोचना कि ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद भी पता नहीं कुछ फंसे या ना फंसे, उसकी टेंशन ना लेना। बस आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करना, और जो इनसे रिलेटेड और आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिले आप उनको भी नोट डाउन कर लेना, उनको लर्न कर लेना अच्छे से, ठीक है। और फिर आप जितनी बातें मैंने बताई अगर इस तरीके से आपने किया तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, और इसमें आराम से आप नंबर ला सकते हो। इसमें इतनी मुश्किल चीज़ नहीं कि इस सब्जेक्ट में आप नंबर नहीं ला सकते हो। बहुत अच्छा पेपर आता है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है। तो ये इस तरीके से आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए हैं। आप PDF को डाउनलोड करना और आराम से इनके क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना। अभी टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है आपके पास, 14 तारीख से पेपर है, ठीक है, अभी टाइम बहुत है। तो वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक कमेंट में जरूर देना, क्योंकि आप लोगों का जो फीडबैक होता है उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यानी जो मैं मेहनत कर रही हूँ उससे आप लोगों का फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ आप लोगों की हेल्प भी हो रही है, ठीक है। तो मुझे जरूर कॉमेंट में बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।